आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं समरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। थाईलैंड में बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने बैंकॉक पहुंचे पीएम मोदी। बैंकॉक में पीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। दोनों ममालिक के दरमियान हुई वक्त की सतही बातचीत। मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल 2025 किया पेश। कहा, वक्फ में गैर मुस्लिमों की दखल अंदाजी नहीं। सीएम योगी ने वाराणसी के मेहंदीगंज पहुंचकर पीएम मोदी के मुजव्वज़ी अवामी जलसे के मकाम का किया मुआयना। अफसरान को दी हिदायत। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने मुखालिफिन को बनाया तनकीद का निशाना। बोले, निशाद राज की जमीन पर भी कब्जे की हुई साजिश, जमीनी माफियों को दिया इंतबाह। पीएम नहीं चलेगी माफियागिरी बोले। वजीर मुमलिकत बराए ट्रांसपोर्ट दयाशंकर सिंह ने एमएसटी स्मार्ट कार्ड का किया आगाज। कहा, यह सहूलियत उन खुसूसी मुसाफिरों को और तुलबा के लिए जो रोज करते हैं सफर। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने 2 रोज़ा दौरे पर थाईलैंड पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर नायब वजीर आजम और ट्रांसपोर्ट वजीर जंगरोंग केंग ने उनके गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पीएम मोदी को बैंकॉक में रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में थाईलैंड के वजीर आजम पितवांगटॉन शिनवात्रा के साथ वफ्द की सतह पर बातचीत की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान कई अहम मुद्दों पर बातचीत की गई। पीएम मोदी ने थाईलैंड में बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बैंकॉक में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का एक खास मकाम है। आज हम अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी से बढ़ाने का फैसला करेंगे। ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की है। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ तरमीमी बिल 2025 को आज राज्यसभा में पेश किया गया है। मरकजी अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बिल को ऐवान में पेश किया। बिल पेश करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल पर जेपीसी ने वसी काम किया है। जेपीसी ने 10 शहरों में जाकर लोगों की राय मालूम की और बिल के लिए 1 करोड़ से ज्यादा तजावीज मिली। वक्फ जिसका इनकम 5 लाख से ज्यादा है, उसमें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए। ये प्रावधान शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय जी, ये जब चल रहा था, समस्या तो है, सबको मालूम है, और कमेटी का रिपोर्ट का भी मैंने जिक्र किया, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो हमको ये एक मेजर अमेंडमेंट आज लेके आना पड़ा। 2013 में यूपीए सरकार था और चुनाव सर पे था, चुनाव आने वाला था। उसमें यूपीए सरकार ने कदम उठाया कि कुछ बदलाव लाना चाहिए। उस समय सर यूपीए सरकार ने जो चेंजेस लाया है उसको मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताना चाहता हूं। उस समय भी जेपीसी गठन हुआ, आज भी जेपीसी बनी। फर्क क्या है सर? उस समय का सेलेक्ट कमेटी में 13 मेंबर थे और इस बार के जेपीसी में 31 मेंबर्स। उस समय का सेलेक्ट कमेटी का टोटल सीटिंग हुआ 22 बार। इस बार का जेपीसी का टोटल सीटिंग हुआ है 36। उस समय टोटल डेलीगेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर जो सेलेक्ट कमेटी के सामने में पेशकश हुआ 18 और इस बार 284। उस समय 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से चर्चा हुई। इस बार 25 स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, 5 माइनॉरिटी कमीशन
और कई विधायक एमपी तो उसका हिसाब ही नहीं है। यहां कहा गया है कि हम जो कदम उठा रहे हैं मुसलमानों को नुकसान होगा। कई लोगों ने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है और मुसलमानों का हक छीना जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपना बात को रखा है। ठीक है, बात रखने का अधिकार है, लेकिन मैं बहुत ही साफ तरीके से ये सारे जो आरोप लगाए हैं उसको मैं खारिज करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले ये जो वक्फ प्रॉपर्टी होता है, इसका मैनेजमेंट, इसका क्रिएशन और इसका बेनिफिशियरी ये नॉन मुस्लिम के अलावा कोई और हो, किसी के पास हो ही नहीं सकता है, मुस्लिम के पास ही रहेगा। बीजेपी के मुमकिन मुकर्ररीन के नाम भी सामने आ चुके हैं, जिसमें पहला नाम है अवान के लीडर जेपी नड्डा का। उसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी, राधा मोहन दास अग्रवाल, मेघा कुलकर्णी, भागवत कराड़ कांग्रेस से, इमरान प्रतापगढ़ी, प्रमोद तिवारी, अभिषेक मनु सिंह भी शामिल हुए। और वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहां से राम गोपाल यादव बहस में हिस्सा लेंगे। और आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। श्रृंगवेरपुर धाम में मुनक्कदा निषाद राज गोया के यौम पैदाइश पर आज वजीर आला योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने 579 करोड़ रुपए के 181 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। मुखालिफिन पर निशाना लगाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि प्रयागराज जैसी पौराणिक जगह पर अपनी शनाख्त वो हासिल हो, क्योंकि उनके लिए उनका वोट बैंक अहम था। यहां और दूसरे शहरों में भी वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया गया है। जब हम महाकुंभ का इनेकाद कर रहे थे तो वक्फ बोर्ड ने मनमानी तौर पर बयान दिया था कि प्रयागराज की जमीन भी वक्फ की जमीन है। और सीएम योगी ने इंतबाह देते हुए कहा था कि यूपी में माफियागिरी नहीं चलेगी। जो लोग प्रयागराज की पहचान को छुपाते थे, वे नहीं चाहते थे इस पौराणिक सिटी को एक पहचान मिले। वे नहीं चाहते थे कि निषाद राज और भगवान राम के इस मिलन स्थल को एक पहचान मिले, क्योंकि उनके लिए अपना वोट बैंक महत्वपूर्ण था। देख रहे हो ना, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी दौरे पर हैं। सीएम ने मेहंदीगंज राजा तालाब पहुंचकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुजव्वजा जलसे के मकाम का मुआयना किया। इसके साथ ही सीएम योगी ने हिफाजती इंतजामात का जायजा लेकर सीनियर पुलिस अफसरान को जरूरी हिदायत दी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी का आइंदा हफ्ते में अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का मुजव्वजा दौरा है और इस दौरान वो वाराणसी को मुख्तलिफ प्रोजेक्टों की सौगात देंगे। मुआयने के बाद वजीर आला ने वाराणसी के सर्किट हाउस में जिले के इंतजामी अफसरान के साथ बैठक कर तहफ्फुज़ के बंदोबस्त समेत इफ्तिताह का संग बुनियाद रखे जाने पर प्रोजेक्टों की मालूमात हासिल की। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वजीर आज़म के दौरे के सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही नहीं हो। वक्फ तरमीमी बिल बुध की रात को लोकसभा में पास हो गया। इसके साथ ही अलीगढ़ में काफ़ी असर इसका पड़ेगा। ज़िले की 5 तहसीलों में 4,251 वक्फ इमलाक हैं। इसमें जांच करने पर 1,768 इमलाक में 1,216 सरकारी जायदाद भी वक्फ की नोटिफिकेशन में दर्ज की गई हैं। इनका रकबा 196 हेक्टेयर है। इनमें से कई पर कसीर मंजिलाना जो इमारतें
से खड़ी हैं। 1989 को सरकार ने हुक्म जारी किया था जिसमें कि जायदाद और उसका असर इस्तेमाल वक्फ में कब्रिस्तान और मस्जिद और ईदगाह के तौर पर दर्ज किया जा रहा था। योगी सरकार ने इस हुक्म को रद्द कर दिया है। वहीं मुस्लिम स्कॉलर्स का कहना है शासन के निर्देश पे जो भी शिया और सुन्नी बोर्ड की प्रॉपर्टीज क्योंकि इसका तो उनकी जांच की गई है। हमारे फायदा मिलेगा। 4251 टोटल प्रॉपर्टी हैं जिसमें सुन्नी बोर्ड की 4138 और शिया बोर्ड की 113 प्रॉपर्टीज हैं। तो इन सब प्रॉपर्टीज की जब जांच की गई है तो उसमें 1768 प्रॉपर्टीज में से 1216 प्रॉपर्टीज में वो हमारी खतौनी में जीएस लैंड पे हैं। मतलब वो हमारा जो दफा 37 का रजिस्टर उसमें तो वक्फ दर्ज है, बट मौके पे खतौनी में वो जीएस है। खतौनी में कहीं पर भी वक्फ दर्ज नहीं है। तो ये जांच करके शासन को इसमें जांच आख्या भेजी गई है। अग्रेतर जो भी निर्देश आएंगे उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है। जो गरीब मुसलमान है उनके अंदर खुशी की लहर है और उसी क्रम में हमारे अलीगढ़ में भी देखा गया कि 1266 वक्फ संपत्तियां हैं जिनका कि आम मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। पूर्व की कुछ नवाबों की फैमिलियां हैं जो जिनका इन संपत्तियों पर कब्जा है और अब वक्फ संशोधन बिल क्योंकि राज्यसभा में अब पेश हो जाएगा और पास होने की पूरी उम्मीद है तो गरीब मुसलमानों को भी उनका हक मिलेगा। चैरिटेबल अस्पताल खोलेंगे, महिलाओं को छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी और विधवा महिलाओं को पेंशन मिलेगी। ये सब प्रावधान इसमें दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि मुसलमानों के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बिल जो कल पास हुआ है चूंकि सत्ता के पास जो है नंबर्स है और बिल तो पास होना ही था, लेकिन मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि इस पे एक विस्तार से चर्चा होनी चाहिए और जो मुस्लिम लोगों का और मुस्लिम संगठनों का जो एतराज है उसको जस्टिफिकेशन मिलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद ये है कि एक अच्छा बिल तैयार होके आएगा और जो मुसलमानों का खौफ है, डर है वक्फ को लेकर, उसको सरकार बाकायदा और क्लियरफाई और जस्टिफाई करेगी। और आज राज्यसभा में जब ये बात बिल पेश होगा तो उसमें भी बहुत चीजें विस्तार से चर्चा होकर एक अच्छा बिल हम उम्मीद करते हैं वक्फ के हित में और मुसलमानों के हित में हो सकता है कि ये बिल आए। वज़ीर मुमलिकत बराए ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर में महकमा ट्रांसपोर्ट और कॉरपोरेशन की कामयाबियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत में कोई भी गैर कानूनी बस नहीं चलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ बसें ऐसी हैं जो कवायद के खिलाफ वर्जी करती हैं और महकमा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करता है। उन्होंने ये भी कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट के बेड़े में जल्द ही लग्जरी बसें शामिल की जाएंगी। इस मौके पर उन्होंने लोगों के लिए दस्तयाब MST स्मार्ट कार्ड का इजरा किया। दगामार किसे कहते हैं इस परिभाषा को समझिए। हमारा कोई आदमी इंश्योरेंस सही है, उसका रजिस्ट्रेशन सही है, परमिट सही लेके चल रहा है लेकिन केवल मेरे कायदा कानून का उल्लंघन करता है तो कायदा कानून के उल्लंघन करने का ये नहीं है कि उसको दगामार आप कहेंगे। उस पर कार्रवाई करते हैं। रोज हम चालान करते हैं। बताइए कोई बस एक बताइए जो फिटनेस न हो, जो बस इंश्योरेंस न हो, जो बस रजिस्टर्ड न हो, जो बस टैक्स न देता हो। एक बस आप बताइए, एक बस बताइए। मैं कह रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में मैं बात कर रहा हूं। दागामार शब्द को अपने डिक्शनरी से निकालिए। दागामार अब नहीं है। अब सभी लोग टैक्स दे रहे हैं, सब रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, सब इंश्योरेंस करा रहे हैं, सब फिटनेस करा रहे हैं। करते क्या है वो मैं बता रहा हूँ। वो करते क्या है, वो नेशनल परमिट लेते हैं। नेशनल परमिट का एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं तो हम उसके लिए चलान करते हैं उनका। ये सही है कि वो हम उसका विकल्प अभी तक नहीं दे पाए हैं। अभी हमारी जो बसें आ रही हैं, हाई एंड बसें आ रही है, AC बसें आ रही है, वो हर रूट पर हम लगा देंगे। जो आप सब मैंने कहा ना 15 से 40 रूट हमने भी नया बनाया, तो जब हम ये बना देंगे तो एक बस नहीं चलेगी उनकी भी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में आज यमुना जन्मोत्सव बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जहां पर जमुना के घाटों से पूरे मुल्क को एक पैगाम दिया गया। दरियाए यमुना के यौम पैदाइश के दौरान यमुना की पूजा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मज़ाहब के लोग शामिल हुए। जश्न में सभी ने यकजहती के साथ दरियाए जमुना के आलूदा पानी को साफ करने का सरकार से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जमुना हर मजहब के लोगों को अपना पानी देती है। जब वो किसी के साथ तफरीक नहीं करती तो हम इंसान भी आपस में तफरीक क्यों करें। आज यमुना महारानी का प्राकट्योत्सव है। श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी ने आज यमुना महारानी का प्राकट्य किया। आज यमुना छठ के अवसर पर पूरे ब्रज में यमुना जी की
चुन्नी मनोरथ, दुग्धाभिषेक और ये सारे मनोरथ पूरे ब्रज में सभी सनातनी भाई बहनों का मन होता है और वो इसको बहुत अच्छे मनोयोग से करते हैं। स्वच्छता का, यमुना जी की पावनता का संकल्प लें और अपनी तरफ से जितना भी हो सकता हो यमुना शुद्धिकरण में, यमुना के प्रदूषित ना हो इसमें अपना सहयोग करें, योगदान करें और यमुना जी सिर्फ स्नान योग ना रहकर आचमन योग बने, इसके लिए प्रयत्न करें। जय श्री कृष्ण। यहाँ पे बहुत परेशानी है इस जमुना मैया में, मतलब बहुत गंदगी है। सफाई में भी सभी को सहयोग दिया जाना चाहिए। हाँ, सबों को सहयोग देना चाहिए भैया। हम लोग भी इसीलिए आए कि हमारी जमुना मैया को सहयोग मिले अच्छी तरीके से और सफाई मिले पहले की तरह। खबरें भी और भी हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं ये वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। रियासती वजीर बराए आबकारी आज़ादाना चार्ज नितिन अग्रवाल ने लखनऊ में कहा कि महकमा आबकारी रियासत में आमदनी पैदा करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से महकमे के कामकाज को बेहतर बनाने और टैक्स चोरी को रोकने में मदद मिली है। साथ ही इससे मोहलसात में भी मुसलसल इजाफे हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि माली साल 2024-25 में 52,297 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि 2023-24 में 527 लाख क्विंटल शीरे की पैदावार हुई थी। साथ ही साल 2025-26 में 200 करोड़ लीटर एथनॉल पैदा करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। नितिन अग्रवाल ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों में जहरीली शराब का कोई भी वाकया नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पश्चात जो आबकारी विभाग का राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में आया है वो सर्वाधिक है प्रदेश के इतिहास में, और हमने क्लोजिंग जो करी है उसमें राजस्व जो आया है वो 52,297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये सर्वाधिक है आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब आबकारी विभाग का राजस्व 45,570 करोड़ रुपए था। तो इस अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से, इस साल के फाइनेंशियल ईयर से, तो ये करीब 6,726 करोड़ अधिक है, जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत में अगर मैं आपको बोलूं तो करीब 14.76 14.76% की वृद्धि है। इसी की तुलना अगर मैं 2022-23 और 23-24 के बीच में करूं, आपको अगर आपके सामने रखूं, तो 22-23 में आबकारी का राजस्व था वो था 41,252 करोड़ और 23-24 में ये बढ़ के हुआ था 43,570 करोड़। तो इसका जो प्रतिशत था वृद्धि का वो था 10.47%। तो ये प्रतिशत में भी हमने ज्यादा वृद्धि करी है। पहले 10.47% से हम वृद्धि कर रहे थे, अब की हमने 14.76% से वृद्धि करी है। मेहनत और रोजगार के वजीर अनिल राजभर आज बरेली पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल लाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में इस बिल को लाना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी के अलावा कोई और हुकूमत नहीं है जो ये काम कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि कल कुछ लोग आगे आने वाले वक्त में कुछ लोग पूरे मुल्क की वक्फ इमलाक पर कब्जा कर लेंगे। तरमीम का ये फैसला सही वक्त पर लाया गया है, हम सब इस पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अपोजिशन के बारे में उन्होंने कहा कि अवाम से जुड़े मसाइल को उठाने के बजाय अपोजिशन को हुकूमत और वजीर आजम मोदी की मुखालफत में ज्यादा दिलचस्पी है। सरकार ने एक बड़ा उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। 1250 करोड़ की परियोजना धरातल पर उतरी है और उत्तर प्रदेश के 18 मंडल पर हम ये 18 अटल आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। हर विद्यालय में 1000 जिसमें 500 बच्चियां और 500 बच्चे पढ़ेंगे और ये सब श्रमिक के बच्चे, मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे।
मेरा दावा है कि देश के अंदर अटल आवासीय की तुलना में ना ही कोई नवोदय विद्यालय आपको दिखाई देगा, ना ही कोई सैनिक विद्यालय दिखाई देगा, ना ही कोई प्राइवेट विद्यालय इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। बहुत मन से उत्तर प्रदेश की सरकार ने श्रमिकों के जीवन में एक बुनियादी परिवर्तन लाने के लिए अटल आवासीय विद्यालय की परियोजना हम लेके आए। आज वो धरातल पर उतर रही है। उत्तर प्रदेश के समस्त श्रमिकों को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। बाराबंकी में एक औरत के पास से चुराए गए नवजायदा बच्चे को फिर ममता की छांव मिल गई है। 3 घंटे के अंदर ही पुलिस की गिरफ्त में आए बिहार के एक जोड़े ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि चोरी किया गया नौजायदा बच्चा बड़ी कीमत पर सऊदी अरब में बेचने की स्कीम थी। गौरतलब है कि गोंडा के करनैलगंज के सिमरन और अनस अपने 6 माह के बच्चे के साथ देवन शरीफ सूफी बुजुर्ग हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर आए थे, जहां पर उनकी मुलाकात बिहार के एक जोड़े से हुई। जोड़े ने सुबह तकरीबन 5 बजे जब सिमरन सो रही थी, उसके पास से बच्चे को चुरा लिया। बच्चे को अपने पास ना पाकर सिमरन ने देवा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से 2 से 3 घंटों के अंदर बच्चे को बाहिफाजत बरामद कर लिया। तो हमसे जो कई बहन कहाँ आई हो, तो हम क्या आए बाबा के आस्थाने पे भैया का अपने मन्नत उतारे। तो इस बोले लगी कैसे तू हमारी बहन हो, हम बहन के तरीके से मानते हैं तुमको। तो हमारे भैया का खिलाने लगी। अच्छा। खिलावे लगी हमारे भैया का, तो हम बैठ गई। तो बतवाने तो आने लगी हमसे, मतलब बोल चाल हो गया, दोस्ती हो गया, ना चीन ना पहचान। हमसे इनसे चीन पहचान ना रही। 3:30 बजे में 5 मिनट कम रहा। वहाँ हम थोड़ा सा अंघाए गए और बच्चों को लेके ऐसे सोते रहे। भाई चुप्पे से हमारी चोरी से बच्चों को उठा लेके एक दिन फरार हो गए। थाना देवा पे एक सूचना प्राप्त हुई थी। एक महिला जो कि गोंडा की निवासी है, वो अपने बच्चे के साथ वहाँ चादर चढ़ाने के लिए आई हुई थी देवा शरीफ बाजार पे। वहाँ से उनका बच्चा चोरी हो गया। उन्होंने बताया कि एक अन्य महिला और उसके साथ एक आदमी था, वो भी बाजार पे आए हुए थे और उनके साथ व्यवहार और मेल जोल बढ़ा करके रात में उन्होंने उसके बच्चे को गायब कर दिया। घटना काफी गंभीर थी। इसको देखते हुए तत्काल पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा टीम गठित करते हुए टीम को घटना को वर्कआउट करने के लिए लगाया गया। हमारी टीम ने तत्काल वहां मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण किया, उसकी फीड प्राप्त करके, और वहां आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई और उसके आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से हमारी टीम गहन पूछताछ कर रही है। कई चीजें इनसे महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं और उसके आधार पर आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज नवरात्रि के 6ठे दिन मां दुर्गा की 6वीं शक्ति माता कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। मां कात्यायनी की पूजा करने से सभी काम हो जाते हैं और सुख शांति और खुशहाली में इजाफा होता है। माता ने इसी रूप में महिषासुर दानव का वध किया था, इसलिए माता कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माता कात्यायनी की पूजा अर्चना करने से सभी अमराज और दुख दूर होते हैं और मां हर दिली ख्वाहिश को जो है वो पूरा करती है। वाराणसी में आज नवरात्र के 4थे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर अहाते के अंदर ज्ञान वापी मस्जिद के पीछे सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन की क़यादत में हजारों लोगों ने श्रृंगार गौरी के दर्शन किए। इस मौके पर विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारी मुकदमे में फतेह ज़रूर होगी और सनातन मजहब कायम होगा और सभी काशी विश्वनाथ मंदिर में बगैर किसी खलल के मुतनाज़िया ज़मीन पर दर्शन पूजन करेंगे और उन्होंने एक आलीशान मंदिर तामीर करने की भी बात की। मां श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन किया और मां के चरणों में यही कामना की कि न्यायालय में जल्द से जल्द विजय प्रदान हो और जो यहाँ पे औरंगजेब ने बर्बरता की थी 1670 में, उसको कोर्ट के माध्यम से हम लोग मिटा सकें। बाबा का अष्टमंडप का यहाँ पे मंदिर भव्य रूप से बने, दोबारा धर्म की पुनः यहाँ पे स्थापना हो। हमारे जो शिवलिंग की पूजा पाठ नहीं हो पा रही है, जिसपे वजू हो रहा था, उसकी पूजा पाठ दोबारा शुरू हो, यही सब माँ के चरणों में कामना की है। माँ के मूल स्थान पे हम लोग रोज दर्शन कर पाएं, ये भी माँ के चरणों में कामना की है और पूरी मुझे ऐसी अनुभूति है कि शीघ्र हम लोग ये केस में विजय प्राप्त करेंगे और यहाँ पे धर्म की संस्थापना करेंगे। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए, शब बखैर।
क्रांतिकारियों ने लगभग 86 दिनों तक यहां अपना कब्जा बनाए रखा। इस दौरान तमाम अंग्रेज परिवार यहां पर कैद रहे। अपने अंदर अतीत की कई कहानियां समेटे रेजिडेंसी आज भी पर्यटकों को अपने मोह पाश में जकड़ लेती है।